पिछले शनिवार को मैं एक आरएस एस्पिरेंट से बात कर रहा था। उसका कहना था कि साहब आरपीएससी को देख करके मेरा तो आरपीएससी की जो कार्य प्रणाली है उससे विश्वास ही उठ गया है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हुई? तो उसका कहना था साहब मेरे रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स आए लेकिन इंटरव्यू में मात्र 46 नंबर आए और ये देख करके ऐसा लगता है कि आरपीएससी में सही काम नहीं होते। मैंने उसको काफ़ी गंभीरता से सुना उस अभ्यर्थी को और उसको कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, ये आपके साथ हो सकता है इस बार 46 नंबर आए हों, भविष्य में अगर आप तैयारी करें और आगे एग्ज़ाम लिखें और आप इंटरव्यू दें, हो सकता है आपके 90 नंबर ही पे आ जाएँ, 80 नंबर भी आ जाएँ। इसलिए एक बार के किसी आरपीएससी के निर्णय से आपको ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। इस संबंध में मैंने उसको ये कहा कि एक अमेरिका के जनरल हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध जनरल थे, आइजनहावर, डीडी आइजनहावर। उन्होंने जब वो बचपन में छोटे थे तो ताश खेला करते थे। उनकी माँ ने एक बार उनको ताश खेलते हुए देखा और आइजनहावर बार बार ताश के पत्ते उसके पास अच्छे नहीं आ रहे थे और वो हारते जा रहा था और झुंझला रहा था। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसे पत्ते क्यों मिल रहे हैं, मैं अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पा रहा। जब ये चीज़ उसकी माँ ने देखी तो उसकी माँ ने पास आकर के कहा, बेटे ज़िंदगी में पत्ते तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, अगर आपको बेस्ट खेलना तो इन्हीं पत्तों से बेस्ट खेल के दिखाओ, तब तो आपकी खेलने में आपका खेलने का अच्छा मतलब निकलेगा। अन्यथा आप जीवन में अगर इसी आशा में लगे रहे कि मुझे अच्छे पत्ते मिले और मैं अच्छा प्रदर्शन करूं, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। ये बहुत कम होता है कि अच्छे पत्ते मिले और अच्छे पत्तों के साथ में आप अच्छा खेल भी खेल सकें। यही हमारे जीवन में, हमारी परीक्षाओं में भी लागू होता है कि हम जो भी परिस्थितियाँ हमें मिले, जो भी हमें परिवेश मिले, उसमें हमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए और अपने प्रदर्शन को और परिष्कृत करते रहना चाहिए। मेरी सभी आरएस एस्पिरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो कभी भी इन चीज़ों को लेकर के या आरपीएस या अन्य लोगों की बातों पे और अन्य लोगों की गलत धारणाओं पे विश्वास ना करें और अपने ऊपर पूरा विश्वास करके तैयारी करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आरएस परीक्षाओं में आपको ध्यान भी होगा, कईयों ने वीडियोज़ में भी देखा होगा, कईयों को सुना भी होगा, मात्र 5% के आसपास लोग ऐसे होते हैं जो प्रथम प्रयास में आरएस में सेलेक्ट हो जाते हैं या आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। अधिकांश विद्यार्थी दूसरे, तीसरे, चौथे या पाँचवें पाँचांश तक आरएस में आ पाते हैं और कई लोग तो आ भी नहीं पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैंने जानने की कोशिश की। पिछले काफ़ी वर्षों की मेरी सर्विस के दौरान मैंने काफ़ी अधिकारियों से इंटरेक्शन किया और मैंने पिछले ये जो 1-1.5 साल कोरोना का निकला उसमें भारत में यूपीएससी के अलावा 29 राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं और इन 29 राज्यों के करीब 28 टॉपर्स से मैंने चर्चा की कि उनकी सफलता का मुख्य बेसिस क्या है, किस आधार पे वो सफल हुए, कैसे वो इन सेवाओं में टॉप कर पाए। उनके जो टॉपर्स थे उनसे मैंने बात की। इसी तरह मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के करीब 250 अधिकारियों से चर्चा की और उनसे फीडबैक लिया कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा, ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, उनकी रणनीति क्या थी कि इन परीक्षाओं में वो काफ़ी सफल रहे और अव्वल आए और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में या अन्य किसी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम में वो अव्वल रहे या यूपीएससी में अव्वल रहे। मैंने करीब 30 आईएएस अधिकारियों से भी चर्चा की जो राजस्थान कैडर के हैं, उनमें कई तो टॉपर्स हैं। इन सारे अधिकारियों से मैंने चर्चा करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला, हालांकि इन्होंने सब ने अलग अलग काफ़ी ऐसे फैक्टर्स बताए जिससे कि उनका सिलेक्शन या टॉपर होने का कारण रहा, लेकिन मैंने जब इन सब को होलिस्टिक वे में देखा तो ये पाया कि इनमें करीब 21 फैक्टर ऐसे थे जो कॉमन थे और इन 21 फैक्टर्स के आधार पे उन्होंने अपनी सफलता को कारगर बनाया, अपनी सफलता को अर्जित किया और जो भी उनका लक्ष्य था उसको प्राप्त किया। उनके फैक्टर्स रहे, जो लॉजिक्स रहे, जो कारक रहे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक जो मैंने देखा वो ये था कि ये सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम में विश्वास करते थे। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि जो भी इन सेवाओं में आना चाहता है उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है, पहली आवश्यकता यह है कि वो निश्चित तौर पे कठिन परिश्रम करे। और कठिन परिश्रम कैसे करें, इस चीज़ के लिए मैंने इन अधिकारियों से चर्चा करके काफ़ी कुछ एनालिसिस करके एक पुस्तक भी लिखी है, ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि कैसे आप इन सेवाओं में बहुत ही जल्दी
चयनित हो सकते हैं और ज़्यादा समय लगाए बिना कम समय में कैसे तैयारी करके कैसे आप प्रथम प्रयास में या दूसरे प्रयास में चयनित हो सकते हैं, इसकी मैंने कारगर रणनीति क्या हो सकती है उसके लिए मैंने इस पुस्तक में काफ़ी विस्तार से बताया है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कठिन परिश्रम की बात है, कठिन परिश्रम एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसके बिना इन सेवाओं में आना असंभव है। इन सेवाओं में आना मुश्किल ज़रूर है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन असंभव नहीं है। और इस असंभव को संभव बनाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होता है। और ये पहला महत्वपूर्ण कारक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको इन सेवाओं की तैयारी के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण जो कारक इन लोगों ने बताया, इन अधिकारियों ने बताया, वो बताया था नियमित अध्ययन। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी में, अपनी कारगर रणनीति में ये दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर अगर शामिल करते हैं जिससे कि आप लगातार निरंतर अध्ययन करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपने 5 दिन पढ़ाई की और फिर 10 दिन ब्रेक दे दिया, इस तरह से आप पढ़ाई करके सफल नहीं हो सकते। इन सेवाओं में तैयारी के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। ऐसा करीब करीब इन सभी अधिकारियों ने जो चयनित हुए हैं, जो टॉपर्स रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के, ये शायद इंडिया में मेरे हिसाब से आज तक ऐसा बहुत कम लोगों ने किया होगा कि राजस्थान और भारत के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं स्टेट्स के, उनके टॉपर से बात करके, उनके व्यूज़ जान करके कोई बुक लिखी गई हो। और ये बुक मैंने इसलिए लिखी है कि आप लोगों को ये चीज़ें, जो भ्रांतियाँ हैं, जो संशय हैं, वो निकल जाएँ कि इन सेवाओं में आने के लिए ये बात सही है कि कई कारक ऐसे होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते, कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इन सारी प्रतिकूलताओं और विषमताओं के बावजूद भी इन सेवाओं में सफल हो सकते हैं और अव्वल आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके उदाहरण मैं ही नहीं, और भी हजारों ऐसे चयनित और सफल अधिकारी हैं जिन्होंने इन चीज़ों में विश्वास करके, इन फैक्टर्स पे विश्वास करके सफलता अर्जित की है। इसके अलावा इन अधिकारियों से जो मैंने एनालिसिस में जो 21 फैक्टर्स निकाले, उनमें तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर मैंने जो पाया वो ये पाया था कि उनमें सब में सकारात्मक सोच का जो एलिमेंट है वो उनमें था। इन अधिकारियों में सब में एक सकारात्मकता थी। इन्होंने हर बार ये नहीं सोचा कि मेरा चयन नहीं होगा, या आरपीएससी या अन्य पीएससी में इस तरह की धांधली होती है इसलिए मेरा सिलेक्शन होना संभव नहीं है, या मैं गरीब हूँ, या मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने सदैव अपना जो भी था, अपनी जो परिस्थितियाँ थे, उनको पॉजिटिव वे में लिया, सकारात्मक रूप में लिया और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रख करके उन्होंने सफलता अर्जित की। ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक था जो उन्होंने अपने जीवन में उतारा और सफल हुए। इन अधिकारियों ने जो चौथा फैक्टर महत्वपूर्ण बताया वो बताया आत्मविश्वास का। इन सब ने एक कॉमन जो फैक्टर इनमें पाया गया चौथा, वो ये था कि इन सब में आत्मविश्वास की प्रबल शक्ति थी। इन्होंने अपने आप में आत्मविश्वास रखा और हर वक्त अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ में बहुत ही गंभीरता से लिया और सकारात्मक ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाया। हर वक्त इन्होंने इस चीज़ में विश्वास किया कि मैं इन सेवाओं में पास हो सकता हूँ, इन सेवाओं में चयनित हो सकता हूँ और मैं इसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो इसके लिए आवश्यक है। और इस आत्मविश्वास, दृढ़ आत्मविश्वास के साथ इन्होंने तैयारी की और इन लोगों ने अपने जीवन में जो लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था इन सेवाओं में चयन होने का, वो अर्जित किया। इन सभी अधिकारियों ने एक पांचवा फैक्टर जो मुझे कॉमन रूप से बताया वो ये बताया, इन सब का कोई ना कोई मार्गदर्शक था, कोई ना कोई मेंटर था। इन्होंने या तो अपने परिवार में या किसी अधिकारी से या अपने कॉलेज के किसी प्रोफेसर या लेक्चरर से जो इन सेवाओं के बारे में ज्ञान रखता हो, उनको अपना मेंटर बनाया, अपना मार्गदर्शक बनाया और समय समय पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके वो सब कुछ जो इम्प्रूवमेंट उनको अपने पढ़ाई में लाने थे, अपनी पर्सनैलिटी में लाने थे, वो लाए और उन्होंने वो परिवर्तन ला करके, वो परिष्कार करके, वो अपने अध्ययन को समृद्ध बना करके और इन परीक्षाओं में सफलता को अर्जित किया। जो ये पांचवा महत्वपूर्ण फैक्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मार्गदर्शक सही नहीं हो तो हमें सफलता समय पे नहीं मिल सकती। इसका मैं एक छोटा सा वैज्ञानिक उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा गौर कीजिए, सूर्य के केंद्र में फोटॉन्स की उत्पत्ति होती है। जो प्रकाश के कण होते हैं उनकी उत्पत्ति सूर्य के केंद्र में होती है और सूर्य के केंद्र से सूर्य की सतह की जो दूरी होती है वो मात्र 9 लाख किलोमीटर की होती है और प्रकाश की जो गति है, चलने की जो गति है, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है।
और इस दर से अगर प्रकाश का कण केंद्र से सूर्य की सतह पर आए तो मात्र 3 सेकंड का समय उसको लगना चाहिए। लेकिन होता यह है कि उसको कोई सीधा मार्ग नहीं मिलता और वो इधर उधर रैंडम वॉक करके मूवमेंट करता है और उसके बाद में वो सूर्य की सतह पे पहुंचता है। और इस प्रक्रिया के दौरान उसको जो इधर उधर घूम घाम करके सूर्य की सतह पे पहुंचता है उसको करीब 10,000 से 1,70,000 वर्ष तक का समय लग जाता है। 3 सेकंड की जगह 10,000 से 1,70,000 वर्ष का समय लग जाता है, जो एक अनगाइडेड वॉक का उदाहरण है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि सूर्य की सतह से प्रकाश का कण पृथ्वी पर आने में मात्र 500 सेकंड लेता है और ये 500 सेकंड का समय उसको 15 × 10⁻7 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है, अर्थात करीब 166 गुना ज़्यादा दूरी है। प्रकाश जो सूर्य की सतह है उससे पृथ्वी की सतह की जो दूरी है वो सूर्य के केंद्र से सूर्य की सतह की दूरी के 167 गुना ज़्यादा है। इसके बावजूद भी मात्र 500 सेकंड यानी 8 मिनट और 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ जाता है। यह है गाइडेड वॉक का उदाहरण। प्रकाश के कण को सूर्य की सतह से पृथ्वी तक एकदम सीधा मार्ग मिलता है, गाइडेड वॉक मिलता है, उसको कोई व्यवधान नहीं होता, इधर उधर उसको भटकना नहीं पड़ता और सीधा मार्ग मिलता है। इसके कारण वो पृथ्वी पर बहुत जल्दी आ जाता है। इन परीक्षाओं पर भी ये उदाहरण सटीक लागू होता है। जिन विद्यार्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को सही मार्गदर्शन मिल जाता है, सही मेंटोर मिल जाता है, वो विद्यार्थी प्रथम प्रयास में या दूसरे तीसरे प्रयास में चयनित हो जाते हैं और उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कई बार आपने देखा होगा, कई विद्यार्थियों के लिए आपने सोचा होगा कि इन्होंने तो मेरे साथ तैयारी की थी और वे बहुत कम पढ़ते थे, फिर भी इनका चयन हो गया। लेकिन उनके पास वो कारगर रणनीति थी, वो मेंटर ऐसा था, वो मार्गदर्शक ऐसा उनको मिला जिसने उनको सही मार्गदर्शन दिया, सही रास्ता पकड़ाया, सही अध्ययन का तरीका बताया, अध्ययन कब, कहाँ, क्यों और कैसे करना चाहिए ये बताया। ये जो मार्गदर्शक है इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इस चीज़ को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें अगर आप इन सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो, कि आप एक जीवन में अपना मार्गदर्शक रखें जो इन सेवाओं की जानकारी रखता हो, ताकि आप समय समय पर उचित गाइडेंस लेकर के इन सेवाओं में सफल हो सकें। भारत के इन पब्लिक सर्विस कमीशंस के करीब 28 अधिकारियों ने जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने, और राजस्थान के करीब 250 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने जो सीधे भर्ती से चयनित हुए हैं, और करीब 30 IAS अधिकारियों ने जिन्होंने जो फीडबैक दिया, उसके आधार पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उन्होंने बताया वो समय प्रबंधन का बताया। समय प्रबंधन अध्ययन के दौरान भी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम लिखने के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समय प्रबंधन करना आप सीख जाएं, ये एक कला है समय प्रबंधन। कैसे समय प्रबंधन किया जाए, इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। मुक्ता राव जो अभी RS की 2018 की परीक्षा में जो अव्वल रही है, नंबर 1 आई है, उनका ये कहना था कि जब वो खाना बनाती थी उस वक्त हिंदी और अंग्रेजी के ऑडियो सुनती रहती थी, यानी कि वो खाना बनाने के साथ साथ पढ़ाई भी करती रहती थी। यह है समय प्रबंधन। आपको ध्यान होगा प्रदीप सिंह ने IAS टॉप किया था 2019 में। उनका ये कहना था कि उनको अपनी सर्विस के दौरान करीब 1.5 घंटा जाने में, अपने ऑफिस में 1.5 घंटा आने में लगता था, यानी कि रोजाना के 3 घंटे वो अपने ऑफिस आने जाने में खर्च करते थे। उसने देखा कि इस समय को कैसे मैं सदुपयोग कर सकता हूँ, और उसने इस समय का सदुपयोग करने के लिए वीडियो सुनना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो सुनना शुरू किया, और उससे उसने करंट अफेयर्स की करीब सारी तैयारी इस ट्रैवलिंग टाइम के दौरान की। इस तरह से आपको अपने अनुसार आपके लिए क्या उचित है, कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, समय प्रबंधन को सही करें, ठीक करें। छोटी छोटी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ समय का अपव्यय हो रहा है, उसको रोकें और उसको अपने पढ़ाई के काम में लगाएं, अपनी पर्सनैलिटी के इम्प्रूवमेंट में लगाएं। इससे आप आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता आपके नज़दीक जल्दी आएगी। इन अधिकारियों का जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्टर जो बताना था, वो जिसके कारण उनका चयन हुआ, उनका कहना था कि हमने जो स्टडी की वो एक शेड्यूल्ड प्लान्ड स्टडी थी। हमने सबसे पहले हमारे सिलेबस को देखा, सिलेबस को खूब अच्छी तरह से अध्ययन किया, और पूर्व के वर्षों के जो पेपर्स थे इन परीक्षाओं के उनको अच्छी तरह स्टडी किया। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि हमें क्या पढ़ना है और किस गहराई तक पढ़ना है और किस टॉपिक को एम्फेसाइज करना है। इस तरह से उन्होंने एक प्लान्ड स्टडी करी, और एक प्लान्ड स्टडी के आधार पे उन्होंने अपनी सफलता अर्जित की। ये उनका एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो उन्होंने बताया, जो मैंने इस बुक में भी डाला है। आपको मैं इतना सा बताना चाहूँगा कि इस बुक में मैंने वो सारी चीज़ डाली हैं
जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थी को ज़रूरत होती है, या कोई एकेडमिक्स का भी अभ्यर्थी है, कोई स्टूडेंट है, अगर उसको भी कैसे अध्ययन करना चाहिए, कैसे अध्ययन करके उसको आंसर बुक में लिखना चाहिए, कैसे अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, लिखने की अच्छी कला क्या है, नोट्स कैसे अच्छे बनाए जा सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करने की स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, कैसे सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ही सरल तरीके से और प्रभावी ढंग से पेश किया है। निश्चित तौर पे आपके लिए लाभदायक होगी, और मैं उसी में से ये चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको निश्चित रूप से और जगह भी मिल जाएंगी, लेकिन एक जगह इतनी चीज़ों का मिलना थोड़ा मुश्किल है। इन अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी बताना था कि जब तक सेल्फ मोटिवेटेड, स्व प्रेरित ना रहें, तब तक इन सेवाओं में सफलता अर्जित करना बहुत मुश्किल है। इन अधिकारियों ने सब ने अलग अलग तरीके बताए कि हम कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे। सबका ये कहना था कि जब भी या तो हम कोई बोर हो जाते थे पढ़ते पढ़ते तो म्यूजिक सुनते थे, या कोई हमारे अच्छे दोस्त से गॉसिपिंग करते थे, उनसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करते थे, फैमिली मेम्बर्स के साथ में छोटा मोटा लाइट मोमेंट्स व्यतीत करते थे। कुल मिला के सबके अपने अपने अलग अलग तरीके थे, लेकिन सब ने ये कहा कि हम अपने आप को स्व प्रेरित रख पाए, जिसके कारण हम सफल हुए। क्योंकि ये सेवाएँ काफ़ी लंबा समय लेती हैं, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशंस की एग्जामिनेशंस हो, सब में सालों का समय लगता है। कोई भी परीक्षा आईएएस को छोड़ कर हर साल बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाती है, और राजस्थान प्रशासनिक सेवा तो परीक्षाएं 3-4 साल आमतौर पे इन दिनों में लग रहे हैं। इसलिए एक लंबी प्लानिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है, और लंबी प्लानिंग के लिए आप में खुद को, अपने आप को कैसे आप प्रेरित रखें इस स्टडी के लिए, इस परीक्षा के लिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी इस चीज़ को सही ढंग से कर पाते हैं, यानी कि अपने आप को स्व प्रेरित रख पाते हैं, वो ही सफल हो पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनका ये भी कहना था कि परिवार का सहयोग बहुत आवश्यक है। ये बात मैं भी काफ़ी आप इस बात से सहमत हूँ कि जब तक आप अपने परिवार से सहयोग नहीं मिले, आपके लिए शांति से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए परिवार का सहयोग, परिवार के हर सदस्य का सहयोग, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, वो बहुत ज़रूरी है इन सेवाओं के लिए। क्योंकि इनमें अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं इन सेवाओं की तैयारी के दौरान। इन अप्स एंड डाउन्स को ओवरकम करने के लिए आपको इमोशनल सपोर्ट की, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की, आपको रिलेशंस में सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और उस सपोर्ट के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप इनके बिल्कुल इंटीमेसी में रहें और इनसे सतत संपर्क में रहें। आपको लगे कि मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूँ, तो आपको सहारा मिल जाए उस टाइम पर, ये बहुत ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, परीक्षार्थी को इसका ध्यान रखना चाहिए। इन परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो बताया, वो ये बताया कि जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उसमें उसका रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलता। अधिकांश अधिकारियों ने, ये जो चयनित अधिकारी हैं, उनका ये कहना था कि चाहे कम स्रोत से पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें ताकि क्लैरिटी आए और उसका रिटेंशन पावर बढ़े। ये जो रिवीजन है, इसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया। करीब करीब सभी अधिकारियों ने, जो टॉपर्स थे, उन्होंने ये बात मुझे कॉमन बताई कि साहब, रिवीजन ऑफ द स्टडी, जो स्टडी किया है हमने, उसको बार बार रिवाइज करें। 10 चीज़ें पढ़ने के बजाय एक चीज़ को 10 बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा है, और उससे ही आपके रिटेंशन बढ़ेगी, आप रिमेंबर अच्छी तरह कर पाएंगे और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ये आपके रिवीजन का इम्पैक्ट आता है। इसलिए रिवीजन अध्ययन किए हुए सामग्री का और अध्ययन किए हुए सब्जेक्ट का बहुत ज़रूरी है। इन परीक्षाओं के लिए, जैसा मैंने बताया, कि ये बहुत लंबे समय की रणनीति होती है, और इनमें जब तक आप में धैर्य नहीं होता, तब तक आप इन सेवाओं के लिए डटे नहीं रह सकते। जैसे अभी इन दिनों में काफ़ी अभ्यर्थियों से और परीक्षार्थियों से मेरी चर्चा होती रहती है, जो आरएस के एस्पिरेंट्स हैं, वो कहते रहते हैं, साहब क्या करें साहब, चयन ही नहीं हुआ, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है जिसका चयन नहीं होता। लेकिन आपको धैर्य रखना है, क्योंकि समय आने पर आपको सफलता मिलने वाली है। वो समय कब आएगा, वो अपने को पता नहीं है। ये ईश्वर के कंप्यूटर में कहीं फीड है, और ईश्वर ही ये डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को किस वक्त इन सेवाओं में एंट्री देनी है और किनको नहीं देनी है। तो हमें ईश्वर पे विश्वास रख करके धैर्य बनाए रखना चाहिए, और दृढ़ता से, परसिवियरेंस के साथ में अध्ययन करते रहना चाहिए। कई अभ्यर्थी और कई परीक्षार्थी ये करते हैं कि सिलेबस को पूरे को कवर नहीं करते, लेकिन इन चयनित अधिकारियों ने, जो टॉपर्स रहे हैं या जो भी इन सेवाओं में आए हैं, उनका ये भी कहना है कि
इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए संपूर्ण सिलेबस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी टॉपिक को आप छोड़ करके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको हर सब्जेक्ट को तैयार करना होता। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट जो जनरली जिन पे अधिक फोकस रहता है उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर सकते हैं, लेकिन तैयारी सबकी करें और तैयारी को अच्छी तरह करें। कुछ टॉपिक पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर लें, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई टॉपिक ना छोड़ें जिसको आपके सिलेबस में जिसको शामिल किया हुआ है और आप उसको छोड़ रहे हैं। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इन परीक्षाओं में एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक नंबर से आप चयनित हो भी सकते हैं और एक नंबर का मानसिक चयन से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन सेवाओं में एक एक नंबर का महत्व को देखते हुए आपको सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को तैयार करना चाहिए, ये इन सब अधिकारियों का कहना है। आरएस परीक्षा के 3 चरण आप सब जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा मुख्य और तीसरी है साक्षात्कार या वाइवावोशी कहें, मौखिक परीक्षा कहें। मौखिक परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपका ज्ञान तो है ही। ज्ञान के बिना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति आपकी अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन ज्ञान होने के बाद में भी अधिकांश अभ्यर्थियों की, परीक्षार्थियों की अच्छी अभिव्यक्ति नहीं होती, यानी कि उनमें वाक कौशल अच्छा नहीं होता है। इसलिए आपको अपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए जब से आप शुरू करें, शुरू से ही आप अपने स्पीकिंग स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनके ऊपर वर्क करें और अपने बोलने की कला को इम्प्रूव करें, परिष्कृत करें और प्रभावी बनाएं। आपके चेहरे पर ऐसे हाव भाव आएँ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे एक्ट कर रही है, इसका भी कम्युनिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है, आपकी जो स्पीकिंग का जो तरीका है, वाक कौशल है, वाक पटुता है, उसमें आप अपने आप को थोड़ा परिष्कार करें और इसको डे बाय डे, क्योंकि ये एक दिन में इम्प्रूव नहीं की जा सकती, इसमें सालों लगते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इन सेवाओं की तैयारी का मूड बनाते हैं, जब भी आपका मन बनता है, तब से ही आप इस पर वर्क करना शुरू करें। ये सब अधिकारी यही कहते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी जिस दिन आपने ये निर्णय ले लिया कि मुझे इन सेवाओं की तैयारी करनी है, उसी दिन से शुरू कर देनी चाहिए। इसका आपको काफ़ी लाभ मिलता है। इन अधिकारियों ने जो नेक्स्ट फैक्टर बताया वो बताया दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन। आप में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ में अगर आप तैयारी करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपका परिणाम भी निश्चित तौर पे अच्छा होगा। इसके बाद में जो आगे का जो फैक्टर इन अधिकारियों ने बताया वो बताया अपने लक का, भाग्य का। इनका ये कहना है कि ये बात सही है कि मेहनत बहुत महत्वपूर्ण है इन सेवाओं के लिए, लेकिन भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। इसलिए हमें भाग्य के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लक फैक्टर है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक अननोन फैक्टर है, गॉड फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं हमारी सफलता को या असफलता को निर्धारित करता है। कई नोबेल लॉरिएट्स का ये कहना है कि हम जब ये रिसर्च कर रहे थे, जिस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनका ये कहना है कि जब हमें रिसर्च करते थे तो हमें कुछ इंट्यूशन होता था, कुछ ऐसा सिक्स्थ सेंस हमें इंडिकेट करता था कि हाँ, इस दिशा में जाओगे तो बेटर होगा। ये वो चीज़ है जो लक फैक्टर है। लक फैक्टर ईश्वर में या जो भी ऑलमाइटी जिसको आप मानते हैं, अपना कोई भी इष्ट देव मानते हैं, या कोई भी सुप्रीम पावर जिसमें आप विश्वास करते हैं, उनमें विश्वास करें, उसको सरेंडर करें अपने आप को, और उस जगह से जो आपको पावर मिलता है वो होता है लक फैक्टर। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। निकोला टेस्ला ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है, जो दुनिया के सबसे बड़े, थॉमस अल्वा एडिसन के बाद में सबसे बड़े आविष्कारक हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड में एक वो अदृश्य शक्ति है जिससे मैं तो एक सिग्नल का काम करता हूँ, मेरे पास तो एक सिग्नल है, लेकिन जो शक्ति है वो मुझे कहीं बाहर से मिलती है, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी शक्ति है जहाँ से मुझे सिग्नल मिलते हैं और मैं ये आविष्कार कर रहा हूँ। ये स्थिति हम जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस होते हैं नॉलेज के हिसाब से, ब्रेन के हिसाब से, हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को वैलिडेट किया है कि निश्चित तौर पे ऐसी शक्ति है जो हमें गवर्न कर रही है, पूरे कॉस्मोस को गवर्न कर रही है। उस शक्ति में जो विश्वास करता है निश्चित तौर पे उसको तकदीर साथ देता है। ऐसा मेरा नहीं, सबका मानना है। आपको ज़रूर इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। इन सेवाओं में आने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो है पैसन। आपका जुनून होना चाहिए। इन सेवाओं में आप आना चाहते हैं, इसके लिए आप में जुनून हो। आप जो भी काम करें बड़े पैसन से करें, आप पैशनेट होकर करें,
पूर्ण मनोयोग के साथ लग के करें, तब जा कर के आपकी स्टडी अच्छी होगी, आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे परीक्षाओं में। और जुनून के बिना आप अच्छा अध्ययन भी नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा लिख पाएंगे, ना अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे। आप में जुनून होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे आरएस सेवा में आना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उसके लिए मुझे अध्ययन करना। तो पूरे जुनून के साथ अध्ययन करें, तब आप इन सेवाओं में सफल हो पाएंगे। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और काफ़ी अधिकारी ऑनलाइन नोट्स भी बनाते हैं। तो इंटरनेट की यूज़ के ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर अभी जो चयनित नए अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इंटरनेट से काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। अगर वो सही तरीके से सही कंटेंट को अगर अप्रोच करें और उसको अपनी तैयारी के लिए काम में लें, तो इंटरनेट बहुत अच्छा स्रोत है जिससे आपको अध्ययन सामग्री काफ़ी अच्छी मिल सकती है और तुरंत मिल सकती है। इसलिए इंटरनेट को या सोशल मीडिया को आप कंट्रोल्ड यूज़ करें, रेगुलेटेड यूज़ करें और उसका सदुपयोग करें। जो आपको आवश्यक हो तभी उसी कंटेंट के लिए आप अप्रोच करें जिसकी आपको आवश्यकता है। अदरवाइज़ इंटरनेट में काफ़ी समय ख़राब हो सकता है। सोशल मीडिया पे काफ़ी समय कई लोग ख़राब करते हैं, जो आपको ज़रूर बचना चाहिए और आपको उसका बिल्कुल सेंसिबल होकर के उपयोग करना चाहिए। और ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स का बहुत अच्छा तरीका है। ऑनलाइन नोट्स बनाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी वर्ड से आप ऑनलाइन नोट्स में तुरंत आप सर्च करके उस टॉपिक तक पहुंच सकते हैं और रिवाइज आसानी से कर सकते हैं। कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। हार्ड कॉपी में बनाते हैं, उन नोट्स में हो सकता है कि आपको ढूंढने में समय लग जाए, लेकिन ऑनलाइन नोट्स में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए ऑनलाइन नोट्स पे भी वर्क करना शुरू करें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सभी अधिकारियों ने इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चीज़ को एक राय में बताया कि नोट्स बनाना इन सेवाओं के लिए परम आवश्यक है। अगर नोट्स बनाना आपने सीख लिया और नोट्स भी बनाएं तो इस तरह के बनाएं कि एक लाइन का एक टॉपिक हो जाए और उस लाइन को पढ़ते ही आपको उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी आपके दिमाग में वापस रिकॉल हो जाएं, रिमेंबर हो जाएं, याद आ जाएं आपको। इस तरह के नोट्स बनाएं, इस तरह के वो पॉइंट्स लिखें अपने नोट्स में, बुक्स में से या जो भी स्रोत आपके पास है, जिससे कि आपको आसानी से जो चीज़ आपने लिखी है, जो पढ़ी है, वो वापस याद हो जाए। उन टॉपिक्स को और उन बिंदुओं को देख करके इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाएं, बहुत शॉर्ट नोट बनाएं। ये आपको परीक्षा में रिवाइज करने के लिए बहुत सहयोगी होंगे और आपकी को परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन में बहुत हेल्प करेंगे। नोट्स बनाना भी एक कला है। मैंने इस बुक में बहुत अच्छी तरह से बताया है कि नोट्स कैसे बनाएं, उसको किस तरह से आप रीड करें, कहाँ से बनाएं, कौन से स्रोत से आप नोट्स बनाएं और उसका कितना % तक आप कंटेंट अपने नोट्स में लिखें। ये सारी चीज़ मैंने नोट्स बनाने की जो कला उसमें लिखी है। इन अधिकारियों ने एक चीज़ ये भी बताया कि कोचिंग का भी अपना महत्व है। कोचिंग आपको एक मार्गदर्शन देती है। कोचिंग काफ़ी कुछ आप में इम्प्रूवमेंट लाती है, काफ़ी रिफाइनमेंट लाती है। कोचिंग से आपको कई ऐसे ग्रे एरियाज आपके मिलते हैं जिनके ऊपर आपको पता ही नहीं होता कि ये मुझे पता नहीं था, इसका ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कोचिंग में आपको कंटेंट भी अच्छा मिलता है और कंटेंट के साथ में आपको वो चीज़ें भी आपको पता लग जाती हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स में मेरे से बेहतर क्या है। तो आपको आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपके ज्ञान का एक्सपोजर बढ़ता है और आपका जो मेंटल होराइज़न है वो वाइडन होता है। इससे आपको बहुत लाभ होता है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि बाकी स्टूडेंट्स के पास कितना कंटेंट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर कोचिंग आप करते हैं तो कोचिंग में आप एक तो अपना फाउंडेशन तैयार करने के लिए भी कोचिंग कर सकते हैं, एक अपने आप को, अपने नॉलेज को परिष्कृत करने के लिए भी कर सकते हैं। और कोचिंग से आपको सबसे बड़ी बात यह है कि डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाएगी आपकी। आप एक डिसिप्लिन में रह के अध्ययन करेंगे और उस अध्ययन से आप में परिष्कार आएगा। आप में परिष्कार आने के साथ में आप में इम्प्रूवमेंट ऐसा आएगा, आप अपने आप को पाएंगे कि आप एक समय के बाद में अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट पाएंगे कि हाँ, अब मेरे में वो कंटेंट अवेलेबल है मेरे पास और मैं उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकता हूँ परीक्षा में। क्योंकि कोचिंग संस्थानों में समय समय पे मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। मॉक टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारियों ने ये कहा है कि मॉक टेस्ट ज़रूर लिखना चाहिए, ज़रूर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इस युग में, वर्तमान युग में। क्योंकि इस वक्त आपकी जो स्पर्धा है वो आप किसी
कॉलेज के एकेडमिक एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे हर एक अभ्यर्थी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है। कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट से आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वहाँ एक मिनिमम मार्क्स होती है, उससे ज़्यादा लाने के बाद में आप पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे अभ्यर्थी कितना करते हैं उससे बेहतर आपको करना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए कोचिंग का अपना काफ़ी महत्व है। कोचिंग को आपको अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप के लिए संभव है कि आप कोचिंग कर सकते हैं तो, और आप आवश्यकता महसूस करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की या सभी सब्जेक्ट की, तो आपको करनी चाहिए। इसमें आपको कोई किसी तरह का गुरेज नहीं रखना चाहिए कि कोचिंग करना ठीक नहीं है। अधिकांश अभ्यर्थियों का, कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने कहा कि साहब कोचिंग की ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो मैंने इन अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने सबने ये कहा कि कोचिंग का अपना महत्व है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस एरिया में मेरी इस एरिया में पकड़ कम है, तो उसकी आप कोचिंग कर सकते हैं, स्पेसिफाइड कोचिंग कर सकते हैं, किसी विषय विशेष पे कोचिंग कर सकते हैं। इसलिए कोचिंग का अपना महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ इन्होंने कही, जो अधिकांश टॉपर्स ने भी कही है, उनका ये कहना है कि जब तक आप ये पता नहीं लगा लें अपने आप में कि आप क्यों इन सेवाओं में आना चाहते हैं, ये जब तक क्यों आपके पास नहीं होगा, तब तक आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। कनिष्क कटारिया जी जो राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो आईएएस के टॉपर भी रहे हैं अपने बैच के, उनका ये कहना है कि जिस दिन मुझे पता लग गया कि मुझे क्यों बनना है, उसके बाद में मैंने मेहनत करी, और मेरी करीब 1.5 साल की मेहनत से मैंने जी जान लगा करके मेहनत करके उस क्यों की प्राप्ति के लिए मैंने वो मेहनत करी और मेरा सिलेक्शन हुआ। इसलिए हर उस अभ्यर्थी को जो इन परीक्षाओं की तैयारियों में शामिल होना चाहता है, एक तरह से महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में उतरने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, ये तैयारी कर क्यों रहे हैं, किस लिए करना चाहते हैं, आप क्यों आरएस बनना चाहते हैं, क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। जब तक ये क्यों नहीं होगा, तब तक आपके लिए कोई एक ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा जो आपको इन सेवाओं में चयनित करा दे। ये मोटे मोटे फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। इन फैक्टर्स को मैंने इस बुक में डाला है, ऐसे बनते हैं आरएस टॉपर। ये आरएस के लिए नहीं, आरपीएससी या यूपीएससी या अन्य पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या कोई कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कैसे अध्ययन करें। अध्ययन का एक बड़ा साइंस है, कब अध्ययन करें, कैसे करें, आपका रिटेंशन पावर कैसे बेटर रह सकता है। अध्ययन कई तरीके से किया जाता है, इसमें वो चीज़ दी गई है कि कैसे अध्ययन को आप प्रभावी बना सकते हैं, कैसे अपना रिटेंशन पावर बढ़ा सकते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है। मैंने इसमें यह भी बताया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पेपर पिछले सालों के कुछ पेपर्स आए हुए हैं, उनके आंसर कैसे लिखे जाएं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अप टू पीएचडी टॉपर रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का भी टॉपर, कॉलेज का भी टॉपर, राजस्थान का भी टॉपर रहा हूँ मेरी स्ट्रीम में। और मेरे टॉपर रहने में मेरे प्रत्येक सब्जेक्ट में करीब 90% सब्जेक्ट्स में मैं सभी स्टूडेंट्स से अव्वल नंबर लाता था। इसका कारण एक था कि मेरे पास ज्ञान के साथ में अच्छी राइटिंग की हैबिट थी, मेरे पास कला थी अच्छा लिखने की, कैसे अच्छा लिखा जा सकता है, कैसे और से बेहतर लिखा जा सकता है, क्रिएटिविटी थी। वो मैंने इसमें आपको ये बताया क्योंकि मेरे भी आरएस एग्ज़ाम में एक पेपर में 84% मार्क्स आए थे जीके में। उस पूरे पेपर को मैंने सोल्व करके वैसा का वैसा बताया जैसा मैंने एग्ज़ाम में लिखा था कि कैसे लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। तो मैंने इस बुक में सारे चीज़, आपको जो चीज़ चाहिए इन सेवाओं की तैयारी के लिए वो डाली है। मैं ये नहीं कहता कि इसको पढ़ने से आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे, बट चांसेस आर वेरी ब्राइट। और मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक आप सफल हो सकते हैं अगर इसमें चीज़ें लिखी हुई है उनको अगर आप खुद देखें, समझें और आत्मसात करें और उनके ऊपर आगे चल करके पढ़ाई करें, पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 की वैकेंसीज आरएस की आ गई हैं और जल्दी ही इनका परीक्षा का शेड्यूल भी आएगा। मैं इसके लिए आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।